डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है दो आवेशों के कारण शून्य विद्युत क्षेत्र वाले बिंदु की स्थिति ज्ञात करना। ये हमारे न्यूमेरिकल वगैरह में काम में लेंगे हम ये टॉपिक। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे हम इसमें कि किसी भी निकाय में दो आवेश हैं तो आप जानते हैं वे दोनों ही आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो किसी भी दिए गए बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता निकालें तो उन दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के वो बराबर होगी। ठीक है। अब किसी निकाय में केवल दो ही आवेश हैं और किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य तभी हो सकती है जब उस दिए गए बिंदु पर दोनों आवेशों का विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए दो आवेश हैं, एक प्लस Q1, दो स्थितियां ले रखी हैं हमने इसमें, एक ये प्लस Q2, दोनों समान प्रकृति के हैं, दोनों धनात्मक हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं। और दूसरी स्थिति हमने क्या ली है, एक धनात्मक ले लिया है और एक ऋणात्मक आवेश ले लिया है। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है। यहाँ 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 इधर भी इस तरह से विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, शून्य होने के लिए क्या जरूरी है कि जिस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य आ रहा है उस बिंदु पर दोनों आवेशों का विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान और दिशा में विपरीत, यानी दोनों विद्युत क्षेत्रों की दिशाओं के मध्य का कोण 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे धनात्मक आवेश है, धन से दूर इधर कर दिया आपने, ये धन से दूर इधर कर दिया आपने, तो अब यहाँ दोनों विद्युत क्षेत्र परस्पर विपरीत दिशा में नहीं है। अगर हम इनका लंब समद्विभाजक ले लें या यहाँ किसी बिंदु पर इनका परिमाण बराबर हो जाएगा, परंतु इनकी दिशाएं विपरीत दिशा में नहीं होने के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि यदि किसी निकाय में दो आवेश हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कहाँ होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर होगी। मान लीजिए हमने इसको ए बिंदु दिया है, इसको बी दिया है, और ए से बी के मध्य की दूरी क्या ले रहे हैं हम? आर ले रहे हैं। पहली बात आप क्लियर हो गई। जब भी दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर शून्य विद्युत क्षेत्र वाली स्थिति निकालनी है तो वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली इस रेखा पर ही होगी, वो ऊपर नीचे नहीं हो सकती। अब दूसरी बात, उस बिंदु की स्थिति या तो आएगी दोनों आवेशों के मध्य यानी ए बी के मध्य, या बी की तरफ बाहर की ओर, या ए की तरफ बाहर की ओर। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है कि नहीं। तो चेक कीजिए, ए पर रखे हुए प्लस Q1 आवेश का विद्युत क्षेत्र हम क्या मान लेते हैं? EA मान लेते हैं। इसको EA लिया हुआ है नोट्स में, देखिए आप EA, तो धन से दूर EA की दिशा ये आएगी, ये भी धनात्मक है, धन से दूर EB की भी आएगी। तो आप देखिए ये दोनों विद्युत क्षेत्र समान दिशा में हुए कि विपरीत दिशा में? तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही आवेश, दोनों ही विद्युत क्षेत्र समान दिशा में हैं, अतः यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होना संभव नहीं, क्योंकि शून्य तभी हो सकता है जब दोनों विद्युत क्षेत्र परिमाण दिशा में विपरीत हो और परिमाण में बराबर हो। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तब दोनों आवेशों के बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी। इधर भी यही होगा। अब बीच में हमने मान लीजिए ए के बिंदु ले लिया है P और इसकी ए से दूरी कितनी है? x। अगर इसकी ए से दूरी x है तो यहाँ से दूरी कितनी होगी? r माइनस x, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी है यहाँ पर r। अब इस बिंदु P पर धनात्मक आवेश Q1 का जो विद्युत क्षेत्र है वो हमने लिया है EA, तो ये तो दिशा हो जाएगी धन से दूर EA सदिश, और ये हो जाएगी धन से दूर EB सदिश। आप देख सकते हैं दोनों विद्युत क्षेत्र
परस्पर विपरीत दिशा में है। अब चाहे आप यहाँ निकालिए तब भी दोनों परस्पर विपरीत दिशा में आएंगे, चाहे यहाँ लीजिए तब भी परस्पर विपरीत दिशा में आएंगे। लेकिन ऐसा हमें एक ही बिंदु मिलेगा जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो जाएगा। ऐसा एक ही बिंदु मिलेगा, क्योंकि केवल और केवल एक ही बिंदु ऐसा होगा जिस पर EA और EB का परिमाण बराबर हो जाएगा। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को 0 होने के लिए दो आवेशों के कारण इन दोनों AB रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को 0 होने के लिए दो चीज जरूरी है। एक तो उस बिंदु पर दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिमाण बराबर होना चाहिए, और एक उन दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन जरूरी है। जब ये दोनों कंडीशन होगी तब ही आप उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें 0 प्राप्त होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आप, अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो बिंदु P पर EA सदिश का परिमाण और EB सदिश का परिमाण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA सदिश का परिमाण और EB सदिश का परिमाण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो EA का मान, ये दूरी यहाँ x है, इसकी दूरी कितनी है? x। और आप जानते हो किसी भी बिंदु आवेश के कारण उससे दी गई दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है KQ/R²। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता K आवेश का परिमाण अपॉन दिए गए आवेश की दिए गए बिंदु से दूरी। तो ये फॉर्मूला अगर मैं इसके लिए लगाऊं, EA के लिए लगाता हूं, तो क्या आएगा? A पर आवेश का परिमाण कितना है? Q1, KQ1/x² इक्वल टू, इधर लगाएंगे आप EB KQ2। अब Q2 पर रखे हुए प्लस Q2 आवेश की, B पर रखे हुए प्लस Q2 आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है बताइए? तो ये दूरी कितनी है देखिए आप, ये दूरी है R-x²। अब K से K यहाँ पर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर इसको हल करते हैं। तो √Q1x² का वर्गमूल होगा x इक्वल टू √Q2R-x² के होल स्क्वायर का वर्गमूल होगा R-x। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे आप इसे तो √Q1 × R √Q1 × x इक्वल टू √Q2 × x। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x थी, उधर से ट्रांसफर कर दीजिए √Q1 मल्टीप्लाई विद R। यह जाकर उधर जाकर प्लस का होगा, x कॉमन ले लीजिए √Q1 प्लस √Q2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए आप, √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 × R। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी बन जाती है इसकी, कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया। पहला केस क्या हो गया? यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, दोनों धनात्मक आवेश हैं या दोनों ऋणात्मक आवेश हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर दोनों आवेशों के बीच में कहीं पर 0 होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक बात और देखिए इसमें। अब मान लीजिए इसमें से एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लीजिए ये +5 कूलाम आवेश है और ये प्लस या इसको 4 कूलाम ले लेते हैं। ये +4 कूलाम आवेश है और ये +9 कूलाम आवेश है, और ये दूरी कितनी है? मान लीजिए 10 मीटर है। बताइए 10 मीटर। बताइए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कहाँ होगी? एक तो हमारे पास तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का पूरा, इस पूरे तरीके से करेंगे। एग्जाम में छोटे क्वेश्चन आता है तो
अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मान लीजिए मैं 4 कूलाम से दूरी निकाल रहा हूं, जिससे दूरी निकाल रहे हो ऊपर तो उसका वर्गमूल आएगा, नीचे दोनों आवेशों के वर्गमूल को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और इंटू आर, आर मीन्स दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, ये 10 मीटर होगी। कितना आ जाएगा, 2 2 + 3 5 × 10 4 मीटर, यानी कि 4 कूलाम वाले आवेश से कितनी दूरी पर आएगा, 4 मीटर। तो 9 कूलाम वाले आवेश से कितने पर आएगा, यहां से 4 मीटर आया है तो यहां से 6 मीटर आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा आप, जब दोनों आवेश, एक बड़े परिमाण का आवेश है, ये वाला बड़े परिमाण का है 9 कूलाम, ये छोटे परिमाण का है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता छोटे परिमाण वाले आवेश के पास शून्य होगी, बड़े वाले के पास शून्य नहीं होगी। समझ भी गए होंगे आप क्यों है ऐसा, क्योंकि बड़े वाले के पास अगर मैं यहाँ बिंदु लूँगा तो इससे इसकी दूरी 4 कूलाम वाले की दूरी ज़्यादा है और परिमाण कम है, तो कभी भी 4 कूलाम वाले का विद्युत क्षेत्र 9 कूलाम वाले के विद्युत क्षेत्र के बराबर नहीं हो पाएगा। दिशा तो यहाँ पर भी दोनों की एक दूसरे के विपरीत आएगी, लेकिन परिमाण ज़्यादा आएगा 9 कूलाम वाले का। और जब हम 4 कूलाम वाले के पास जाते जाएंगे तो 9 कूलाम वाले का विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा और 4 कूलाम वाले का बढ़ता जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जब दोनों के विद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएंगे। तो जब भी दो समान प्रकृति के आवेश हैं तो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, परंतु ये शून्य होगा छोटे परिमाण वाले आवेश के पास में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आप, अब यहाँ पर एक बात ये आती है माइंड में, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सर दोनों ही आवेश समान परिमाण के हों तब क्या होगा, ये भी 4 कूलाम का है और ये भी 4 कूलाम का है, तो अब बताइए क्या होगा। तो अब आप देखिए, आपको इस रेखा पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट 4 कूलाम का धन बिल्कुल मिड पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल कहाँ प्राप्त होगी, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य प्राप्त होगी। कहाँ पर, मिड पॉइंट पर, क्योंकि ये धन से दूर, ये भी धन से दूर, दोनों का विद्युत क्षेत्र इस मिड पॉइंट पर परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो जाएगा, तो यहाँ पर शून्य प्राप्त। ठीक है, अब हम लेते हैं जब दोनों आवेश क्या हों, विपरीत प्रकृति के हों तब क्या होगा। दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तब क्या होगा, देखिए आप, ये A हो गया है और ये B हो गया है। अब दोनों के बीच में हम देखते हैं, पहले बीच में हमने ये बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु ले लिया है, इस बिंदु पर धन से दूर ये EA की दिशा आ गई, ऋण की ओर ये EB की दिशा आ गई, दोनों विद्युत क्षेत्र क्या हो गए, समान दिशा में हो गए हैं। क्या यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य प्राप्त हो सकती है, तो आंसर है नो। जब दोनों आवेशों के बीच में स्थित किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु आप लेंगे, उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी शून्य, उसका कारण यह है कि इस यहाँ पर दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र समान दिशा में है। समान दिशा में होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ शून्य प्राप्त नहीं होगी। अब यदि हम यहाँ या यहाँ बिंदु लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, धन से दूर ऋण की ओर, दोनों विपरीत दिशा में हैं, यहाँ शून्य हो सकता है। यहाँ धन से दूर ऋण की ओर, यहाँ पर भी शून्य हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ शून्य नहीं होगा, एक तरफ ही शून्य होगा। एक तरफ ही शून्य क्यों होगा, ध्यान दीजिए आप, जैसे ये प्लस का 9 कूलाम और ये माइनस का 4 कूलाम, तो अब ये फिक्स है कि अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं भी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश है। तो अब या तो A की तरफ शून्य होगा बाहर की तरफ, या B की तरफ शून्य होगा बाहर की तरफ। तो A की तरफ शून्य होगा या B की तरफ शून्य होगा, उसके लिए यही कंसेप्ट ध्यान दीजिए, मैंने बताया था भी आपको,
छोटे परिमाण वाले के पास शून्य हो सकता है, बड़े वाले के पास शून्य नहीं होगा। तो यहाँ बड़ा परिमाण में आपको चिन्ह नहीं देखना है, आवेश के परिमाण में जब भी देखेंगे आपको चिन्ह नहीं देखना है। अभी तो ये प्लस का 9 कूलाम ये बड़ा है, लेकिन ऐसा आ जाए माइनस का 9 कूलाम आवेश है, प्लस का 4 कूलाम आवेश है, तो अब भी बड़े परिमाण का आवेश कौन सा होगा, -9 कूलाम वाला आवेश का परिमाण ज़्यादा होगा। जब भी आवेशों की हम तुलना करेंगे तो परिमाण में हम चिन्ह को नहीं लेंगे। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ शून्य होगी छोटे परिमाण वाले आवेश के पास में। अब जैसे मान लीजिए ये दूरी मान लीजिए r है। अब यहाँ दो स्थितियां हैं, आपने मान लीजिए यहाँ B से इस बिंदु P की दूरी को x मान लिया है, तो ये दूरी कितनी आएगी r प्लस एक्स। अगर आपने ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x माना है तो फिर ये वाली दूरी कितनी आएगी, फिर उस x में से आपको r को माइनस करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू नोट्स में हमने क्या लिया है, ये लिया है a से लिए दूरी, तो a से दूरी ली है, a से लेकर p की दूरी, देखिए नोट्स में देखिए आप, a से p की दूरी क्या ली है हमने x और ab की दूरी r है, यानी हमने एक की तरफ जो बिंदु लिया है ना, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य माना है, और ये वाली दूरी हमने कितनी ली है x। नोट्स में देखिए आप, मैं अकॉर्डिंग टू नोट्स चल रहा हूँ, इधर नहीं लिया है, माना है हमने शून्य, इधर माना है, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी r, b से p की दूरी आ जाएगी r प्लस एक्स, और a से p की दूरी कितनी आएगी x। ठीक है, अब आप दोनों को EA और EB को बराबर कर दीजिए, बराबर करेंगे तो EA का मान कितना आएगा KQ1 अपॉन एक्स स्क्वायर, EB का मान कितना आएगा KQ2 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, के से के कैंसिल, इसका वर्गमूल लीजिए, वर्गमूल लेकर जब आप इसको हल करेंगे, इसका क्या लेंगे अब हम वर्गमूल लेंगे, और वर्गमूल लेकर जब आप इसको सोल्व करोगे तो अब आंसर ये आएगा, बताता हूँ आपको, r प्लस एक्स। सोल्व कर लीजिए इसको, अब इसको आप सोल्व कीजिए। सोल्व करने पर आपको x की वैल्यू मिलेगी √Q1 अपॉन √Q1 माइनस √Q2 इंटू r। ध्यान दीजिए यहाँ माइनस और आया है, और यहाँ क्या आया था, प्लस आया था, इतना ही डिफरेंस आया बस। ठीक है, तो जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तब तो हम पूरे तरीके से मेथड से सोल्व करेंगे, और जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप डायरेक्ट ये ट्रिक लगा सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, जब भी √Q1 Q2 किसे लें, Q1 किसे लें, Q2 किसे लें, तो टेक्निक ये है कि जिसका आप वर्गमूल ऊपर लेंगे ना, दूरी x उससे नापी जाएगी, और यहाँ पर आप बड़े वाले के परिमाण में से छोटे वाले का परिमाण माइनस कीजिएगा। ठीक है, बड़े वाले के परिमाण में से छोटे वाले का परिमाण माइनस कीजिएगा हमेशा। और हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता छोटे परिमाण वाले आवेश के पास शून्य होगी, छोटे वाले परिमाण वाले पास शून्य होगी। दोनों आवेश समान प्रकृति के तो बीच में शून्य होगा, और दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो छोटे परिमाण वाले आवेश की तरफ बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, एक बार उसको आप देखिएगा। ठीक है, अब इसमें अगला टॉपिक और दिया बेटा, आपको आज नोट्स में भेजा है, थ्योरेटिकल टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं एवं विद्युत बल रेखाओं के गुण। उनको आप नोट कर लीजिएगा एक बार, उनको हम अगले लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे अच्छी तरह से। थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ अभी आपको कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। परिभाषा, एक स्टैंडर्ड परिभाषा है, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह जिस पथ पर गति का प्रयास करता है उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। इनके कुछ गुण बता रखे हैं कि धन आवेश से बाहर निकलती है, ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। दो, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। दो, विद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में काटती नहीं हैं। विद्युत बल रेखाएं जहाँ पर पास होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, जहाँ दूर होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक के पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। इस तरह के विद्युत बल रेखाओं के गुण दिए हैं, तो इनको आप और नोट कर लीजिएगा। कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, इन गुणों को समझाने के लिए डायग्राम दिए हुए हैं, इनको हम अगले वीडियो में पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।